लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। उस कंडक्टर में मौजूद हर चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट करती है। उसका रिलेशन हमने आज फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल वैसे एक कंडक्टर लिया हुआ है। हमारे पास एक सेगमेंट है कंडक्टर का जिसकी लेंथ L है। उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। इस कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज कैरियर दिखाए हुए हैं। तो इसको हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है। उस कनेक्टर का जो सेगमेंट है उसका एरिया हमने A लेट किया हुआ है। उसकी लेंथ हमारे पास क्या है जी, L है। तो उस कनेक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं, हर चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास होती है F = Q × V × B। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, V यहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और Q उस चार्ज की मैग्नीट्यूड है और F हमारे पास क्या है जी, फोर्स है। अब ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों की क्या होगी जी, परपेंडिकुलर होगी। इसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक सेगमेंट लिया वायर का, एक हिस्सा लिया, उसकी लेंथ हमारे पास L है, उसका एरिया हमारे पास क्या है जी, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम कहते हैं। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें लेट कर लेनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि कनेक्टर में से जब कोई करंट फ्लो होता है और वो कनेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसकी जो फोर्स होती है वो होती है F = I × L × B। इसमें I करंट है जो उसमें फ़्लो हो रहा है, L उसकी लेंथ है सेगमेंट की, B हमारे पास क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। सही हो गया। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमने जैसे कि कहा है कि इस का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो A के बराबर है और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है जी, L के बराबर है। और अगर हम एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें, एरिया और लेंथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो बन जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू AL। अब इस सेगमेंट के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इनके चार्जेस की तादाद n नंबर्स में है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n। मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में उनकी तादाद n है, तो इस वॉल्यूम में कितनी होगी, वो n को हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस वॉल्यूम के अंदर जो टोटल चार्जेस की जो तादाद है वो आ जाएगी NaL। ठीक हो गया जी। अब हर चार्ज के ऊपर जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो Q है, स्मॉल q। टोटल चार्जेस की तादाद ये है। ठीक है जी। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि एक सेब की कीमत 10 रुपये है, तो 10 सेब की कीमत कितनी होगी जी, 100 रुपये। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बिल्कुल यहाँ पर वैसे कि सेगमेंट के अंदर टोटल चार्जेस हैं NaL। एक चार्ज की वैल्यू है स्मॉल q, तो टोटल चार्ज क्या होगा, उस q को इस NaL से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी जो इस कनेक्टर में फ़्लो हो रहे हैं। सही हो गया। तो अब हमने पढ़ा
कि इस सेगमेंट में चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल चलता है, यहाँ तक आता है, वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो है एल, लेंथ। कितने टाइम के अंदर कवर करता है वो है डेल टी। तो हमने जैसे कि एक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल टी। तो यहाँ से अगर हम डेल टी फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेल टी इज इक्वल टू S ओवर V। सही हो गया। अभी इसमें S जो है ना, ये इसकी लेंथ है और V इसमें क्या है जी, इसकी वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा S ओवर, सॉरी S की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा L, यानी कि उसकी लेंथ है जो डिस्टेंस है, और V आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सही हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, जैसे कि हमें पता है जी कि करंट का जो रिलेशन होता है ना I, वो होता है डेल Q ओवर डेल T। अब डेल Q की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की हुई है, डेल T की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड कर दी है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देंगे जी, पुट कर देंगे। तो करंट आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा, डेल Q की जगह आ जाएगा NaLQ। सही हो गया। और डेल T की जगह क्या आ जाएगा जी, L ओवर V। अब ये इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे तो ये V ऊपर चला जाएगा, यानी कि L से L क्या हो जाएगा, कैंसल। तो करंट आपके पास आ जाएगा NaQ, और ये V भी ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी जो इस कनेक्टर में फ़्लो हो रहा है ड्यू टू चार्ज कैरियर्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि कनेक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो हमारे पास है जी F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, एज वी स्टडी F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। सही है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सिंपल I की जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर क्या कर देनी है जी, पुट कर देनी है। तो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू I की जगह आ जाएगा NaQ इंटू L क्रॉस B। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जो इस कनेक्टर के ऊपर लग रही है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो वो मैथमेटिक्स किस तरह की है तो वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमने L यूनिट वेक्टर को लिख दिया L वेक्टर ओवर L की मैग्नीट्यूड। इसी तरह हम लिख सकते हैं V यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर ओवर V की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमने इन्हीं को थोड़ा सा आगे मज़ीद सॉल्व करना है। हमने क्या किया, L यूनिट वेक्टर ले लिया, हमने V यूनिट वेक्टर भी ले लिया। मज़ीद सॉल्व करते हैं, इस L को इधर ले आते हैं जी, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L वेक्टर हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। सही हो गया। अब इस L वेक्टर की वैल्यू, ये जो L यूनिट है, इसको उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं।
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा जी NA QV इंटू इस L वेक्टर की जगह आ जाएगा L यूनिट क्रॉस B। सही हो गया। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो L भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, V भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो हम कह सकते हैं कि L यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू V यूनिट वेक्टर। सही हो गया, मैग्नीट्यूड के लिहाज से दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, L यूनिट वेक्टर की जगह V यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा NA QV इंटू L, इस L यूनिट वेक्टर की जगह आ जाएगा V यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ बन गई हैं, ये भी और ये भी। इस L को हम ले आते हैं ब्रैकेट के बाहर और इस V को ले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा NA QV, सॉरी L को बाहर लिख देंगे और V को ले जाते हैं जी अंदर। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर हमने लिखा था V यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर ओवर V की मैग्नीट्यूड। अब इस V को ज़रा इधर ले आओ, तो V यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा जी, V वेक्टर। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे, तो F इज इक्वल टू NA QL इंटू, अभी देखें V और V यूनिट वेक्टर दोनों किसके बराबर है जी, वेक्टर V के। सही हो गया। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब ये फोर्स पूरे कंडक्टर के ऊपर लग रही है, क्योंकि इसमें देखें NaQL, इनके ये फोर्स इस पूरे सेगमेंट के ऊपर लग रही है। हमने निकालनी है उस सेगमेंट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो हम क्या करेंगे जी, वी फाइंड फोर्स ऑन आ चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके टोटल जो तादाद है उनके ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि एक सेब 10 रुपए का है, तो 10 सेब कितने रुपए के होंगे, वो 100 रुपए के होंगे। अब यहाँ पर बात आ गई उलट, 10 सेब जो है ना वो 100 रुपए के हैं, तो एक सेब कितने का होगा, तो उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल वैसे तो हमने एक फोर्स फाइंड करनी है, तो इस फोर्स को, पूरी फोर्स को डिवाइड कर देना उनकी तादाद पर। उनकी तादाद कितनी है जी, NaL। सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम L से L कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। सही है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, यही हमारा जो आज का प्रूफ था। ये वो फोर्स है जो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है। अब ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लिखी जा सकती है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी लिखी जा सकती है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू, हम Q की जगह जो है पॉजिटिव E पुट कर देते हैं, यानी कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉर प्रोटॉन बात करते हैं
तो Q की जगह आ जाएगा प्लस E। ये किसके लिए होगी जी? फॉर प्रोटॉन। और अगर हम फॉर इलेक्ट्रॉन बात करते हैं तो F इजिकल टू आ जाएगा जी माइनस E इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, ये फॉर किसके लिए होगी? इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है कि फोर्स यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी कोई ना कोई होनी चाहिए। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड B और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी V दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। तो इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी? बाय राइट हैंड रूल। सही हो गया। अब राइट हैंड रूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने वेलोसिटी V एक वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड B भी हमारे पास एक क्या है? वेक्टर है। तो अगर हम V को B की तरफ रोटेट करवाएं तो जो राइट हैंड का जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगा जी? रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे अभी हमने प्रूव किया कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस B। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से मूव करे कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर जब होगी तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस B। क्रॉस का साइन ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 90। सही हो गया। तो साइन 90 हमारे पास आ जाता है 1। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी QVB। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस वक्त मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स कहलाएगी। ठीक हो गया जी। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस वक्त एंगल 90 डिग्री होता है। उस वक्त उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो मैक्सिमम होती है। इसी तरह सेकंड केस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो दोनों सूरतों में फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि पैरेलल होगी तो एंगल 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल होगी तो एंगल 180 डिग्री होगा। दोनों सूरतों में F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। अगर हम 0 पुट करें तब भी आंसर 0 आता है, और अगर हम साइन थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करें तब भी आंसर क्या आता है? 0 आता है। मतलब कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे, दोनों सूरतों में उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसके बाद हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट की कंडीशन में पड़ा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 है तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये MCQ में भी आ सकते हैं स्पेशल केसेस, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है जी।